कैरियर गुरु में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का वो हम थोड़ा सा कैरियर भविष्य दिशा के विषय में बात करेंगे। तो अभी देखा होगा आपने जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो छात्र होते हैं वो एक एजुकेशन के लिए जब बढ़ जाते हैं, तो जैसे उन्होंने मान लीजिए एक एजुकेशन में बीए कर लिया उन्होंने। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे बीए यानी बैचलर इन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैरियर के ऑप्शंस क्या होते हैं। क्योंकि देखिए बीकॉम आप करते हैं, आपको पता है, आपको आप उस चॉइस को लेके चलते हैं कि हमें ये कैरियर इस क्षेत्र में, अपना कॉमर्स के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में हमें अपना कैरियर भविष्य बनाना है। अगर आप बीएससी करते हैं तो वहाँ पे भी वो स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि हमें ये करना ही करना है। लेकिन जो स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा होता वो भी बीए ज़रूर करता है। मैं ये किसी पे कटाक्ष के फॉर्म में नहीं कह रहा, बल्कि एक आपको एक स्थिति से अवगत करा रहा हूँ जो हमारे वर्तमान की एक स्थिति, यानी बीए तो हर किसी ने किया ही होता है, अगर वो ग्रेजुएशन है, और अगर नहीं किया है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि वो बीए को एटलीस्ट ग्रेजुएशन जरूर करे, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। हमने क्लास वीडियो में बात भी की थी, अगर आप देखेंगे इसी सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास कैरियर के लिए खोलता है भविष्य के फॉर्म में। अब यहाँ पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने बैचलर इन आर्ट्स बीए कर रखा है तो अब हमारे पास क्या और ऑप्शन हो सकते हैं जो हम कैरियर के फॉर्म में जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक होता है, वो होता है गवर्नमेंट जॉब्स। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आपके पास अ, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी देने वाले हैं। ये भी एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने बीए किया है और बीए को अच्छे से पढ़ के आपने उसका एग्ज़ाम दिया है, तो उसका जो कंटेंट है, यानी उसका जो सिलेबस होता है, वो आपको इस पे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देता है। सेम इसी तरह अगर आपके पास मध्यकालीन इतिहास है, तो वो आपका इतिहास का एक चैप्टर तैयार करता है। ऐसे ही अगर आपके पास भूगोल है, तो वो आपको भूगोल का एक विषय तैयार कर देता है। तो जो ग्रेजुएशन के बाद की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनके लिए आप जा सकते हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और समझाना कोशिश करेंगे आगे किसी वीडियो में, अगर हम एक्सप्लेन कर सकें, तो आपको हम बताएँगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उसमें किस जॉब की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, यानी आईएएस, पीसीएस के लिए, और साथ में मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम दे दूँगा, साथ में मैं सीईटी भी दे सकता हूँ, साथ में मैं और कोई एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ, तो दे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी है और जो एसएससी की तैयारी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज़ हमेशा समझने वाली है। मैं इसके विषय में आपको आगे विस्तार से बताऊँगा किसी वीडियो में, कि जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले उसका सिलेबस समझिए, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए, उसके क्वेश्चन पेपर का प्रारूप समझिए, उसके बाद उस एग्ज़ाम की तैयारी उसके हिसाब से करिए। तभी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स को बीट कर सकते हैं, या कोई भी आप जो सरकारी नौकरी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आप बीट कर सकते हैं। अगर आप बैंक का एक पेपर देने जा रहे हैं, उसको आप तभी बीट कर पाएँगे, आप यूपीएससी की तैयारी के साथ बैंकिंग की तैयारी नहीं कर सकते। दोनों का सिलेबस पैटर्न एकदम अलग होता है। तो उसी तरह एसएससी और यूपीएससी में कुछ समानताएँ हो सकती हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान अध्ययन या इसके संदर्भ में, लेकिन यूपीएससी का मेंस है वो अलग एकदम ही पैटर्न पे जाता है। और यूपीएससी में प्री, यानी आईएएस और पीसीएस जो होता है, इसके अंदर प्री निकालना अलग चीज़ है, उसमें आपको यहाँ पे दोनों में सहायता मिल सकती है, लेकिन इसकी मेंस की जो पढ़ाई होती है वो एकदम ही अलग होती है। तो और प्री के लिए अगर आप 120 नंबर भी ले आते हैं, 125 नंबर भी ले आते हैं प्री में, तो वो आपको क्वालीफाई करा देगा। उसके बाद इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ 125 लाइए या आप 150 लाइए, दोनों की वैल्यू कोई नहीं है प्री के अंदर, क्योंकि मेंस में इसका कोई भी रोल नहीं रह जाता है। तो इसके विषय पे हम आगे बात करेंगे किसी वीडियो में कि यूपीएससी के अंदर क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरह से उसकी मार्किंग होती है और किस तरह से वो इस्तेमाल आप एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, तो एक तो हो गया ये आपका गवर्नमेंट जॉब्स का। दूसरा क्या आपका करियर निकलता है? दूसरा करियर निकलता है कि आप इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एमए कर लीजिए, यानी मास्टर्स कर लीजिए। मास्टर्स करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। 55% आपके नंबर होना चाहिए, जिससे कि आप इसके अलावा कुछ आपको जो आरक्षण के क्षेत्र हैं उसके अंदर कुछ आपको छूट मिलेगी। मगर आपको टारगेट ये रखना है इतने मार्क्स हो, फिर आप क्या कर सकते हैं, नेट क्वालीफाई करने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको जेआरएफ भी है और एसआरएफ भी होता है उसके बाद। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलेंगी।
और आपको यहाँ पे उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या कई सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी के अंदर भी। ये एक आपके पास दूसरा कैरियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल का एमए करना पड़ेगा और इसके साथ आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फायदा क्या है कि यहाँ पे आपका एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, जो सब्जेक्ट आपने एमए में लिया हुआ है। तो अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज है तो आप इसको आसानी से यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कट ऑफ होती है, तो पीएचडी के लिए भी कट ऑफ बन जाएगी, उस कट ऑफ के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये दो तो मेन ऑप्शन हो गए जो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं वो क्या आते हैं? तो उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं वो आपका एक आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर भी, जिसको भी आप जा सकते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके विषय पे मैंने एक अलग वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आपको मैं उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, आप वहां पे देख सकते हैं उसके अंदर कि बीए बीएससी बीकॉम के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियर किस तरह से बन सकते हैं। इससे संबंधित मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है इसके उस चैनल पे, तो वो देख सकते हैं और वो स्पेसिफिक कोर्स करने के बाद आप एक कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं। जो ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये आपके लिए शायद सबसे ज्यादा इसके अंदर इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी शुरुआत से आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको एक कैरियर अप्रोच भी मिल सकती है कि आपने सिंपल बीए किया था लेकिन अब आपके पास एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक जॉब मिल सकती है। यहाँ पे कंप्यूटर के विषय में आप जा सकते हैं, क्षेत्र में जा सकते हैं। ये एक बहुत ही वाइड स्कोप होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने जैसे बीए किया है तो उसके बाद आपका स्कोप लिमिटेड हो गया। अब उसके बाद एक और इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। और हमारे कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं? आप एमबीए कर सकते हो, अगर आपके पास 12th में मैथ है तो आप यहाँ पे एमसीए में भी जा सकते हो। ज़्यादातर आपके बहुत सी यूनिवर्सिटीज इस समय आपको सुविधा देती हैं उसकी। अगर आप ये करेंगे तो आप ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का भी मैंने बात की थी उसके फॉर्म में भी आप यहाँ पे जा सकते हो इस कंप्यूटर इंजीनियर के लिए फील्ड में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। उसके बाद जो करियर ऑप्शन आता है वो आप कर सकते हो एमबीए। तो एमबीए आप इसके बाद अगर कर सकते हैं जो बीए करने के बाद, और एमबीए करने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या आता है? आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैनेजमेंट का, यानी कि आपके पास पूरा का पूरा मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स है, रिटेल है, फाइनेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर एमबीए का भी। इसके विषय में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी शाखाएं होती हैं। तो उसमें आप एमबीए कर सकते हैं और एमबीए करने के बाद, यानी एमबीए के लिए बीबीए एक ओनली क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जहाँ पे आप एमबीए करिए, 2 साल का ये आपको एमबीए होगा, या कुछ यूनिवर्सिटीज आपको पीजीडीएम भी कराती हैं। दोनों ही आप देख सकते हैं ऑप्शन, दोनों इक्विवेलेंट ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये आपका डिप्लोमा होता है सर्टिफिकेट और ये होता है डिग्री। तो एमबीए कर सकते हैं और एमबीए या पीजीडीएम कर सकते हैं, जिसके बाद भी आपको जॉब एक अच्छी मिल सकती है। उसके बाद एक और कैरियर ऑप्शन आता है आपके पास, वो कैरियर ऑप्शन होता है आपका मास कॉम का। तो मास कॉम में क्या होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन जो होता है वो कैरियर क्या कहलाता है कि आप जब भी किसी मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप न्यूज चैनल एंकर बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं मास कॉम के बेसिस पे। तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कराता है, यानी कि आप जो है आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो हो गई। अब आप मास कॉम में जाइए किसी भी न्यूज़ चैनल में, आज प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसके अंदर पत्रकारिता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे पत्रकार भी बन सकते हैं, जिसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ने बीए किया है, लेकिन बीए के बाद मास कॉम करके आप सिंपली बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैचलर इन कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद एक और कैरियर ऑप्शन आता है, तो आप वो क्या आ सकता है हमारा, फाइन आर्ट्स में अगर आपने बीए किया है, अगर आपकी आर्ट्स अच्छी है तो वो सब्जेक्ट के ऊपर आप फाइन आर्ट्स वगैरह को भी यूज करते हुए एक आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिक होता है कि अगर आपने फाइन आर्ट्स में किया, लेकिन ये जो सब लाइंस हैं आपकी, ये सभी क्षेत्रों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि चाहे वो मास कॉम हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, जिसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, या आपकी जो एमए के बाद हमारी लाइन है पीएचडी की, वो सारी हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप सब की सब बीए के बाद कर सकते हो, यानी आप
सिंपल ये समझो कि आपके पास बहुत ऑप्शन है बीए करने के बाद भी। ऐसा नहीं कि आपका क्षेत्र जो है वो लिमिटेड हो गया है, वहां पे कोई क्षेत्र लिमिटेड नहीं हुआ है। कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। फैशन कंप्यूटर के अंदर आजकल एआई आ गया है, बॉट आ गया है, काफी सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसमें उनकी जो स्किल सेट है वो रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए सर्टिफिकेशन, जिसकी हमने बात की है एक अलग वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह जो मास कॉम है, यहाँ पे आपकी पत्रकारिता के अंदर मास कॉम की आपने डिग्री ले ली, और उसके बाद आपके अंदर एक होना चाहिए जो व्यक्तित्व, यानी कि अगर आप एज ए पत्रकार जा रहे हैं तो आपकी एक ग्रेविटी हो, आपकी एक वैल्यू, अगर आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं अच्छे से, अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर अपना कैरियर बना सकते हो, और वो एक अच्छा ऑप्शन होगा बीए के बाद। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड क्षेत्र या एक लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास आता है बीए करने के बाद। तो इस चीज को पहचानने की जरूरत है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और क्या हमारे लिए उचित होगा, या हमारी जो क्षमता है उसको समझने की कोशिश करिए कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है एक बंदा जो है, या एक छात्र जो है हमारा, वो मास कॉम में बहुत अच्छा कर सकता है, वो पत्रकारिता बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसको कंप्यूटर की नॉलेज में वो उतना अच्छा विकास नहीं कर पा रहा है, तो वो इस फील्ड में जाए। लेकिन अगर दूसरे बंदे को लगता है कि मैं पत्रकारिता नहीं कर सकता, मैं एक अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, मैं नहीं बातचीत कर सकता हर एक से ऐसे, तो या मैं कैमरा इतना ज्यादा नहीं फेस कर सकता, तो उस सबके लिए आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड। फिर आप पढ़ाने में मत जाइए। अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप टीचर बनने के लिए मत ट्राई करिए, आप लेक्चर या बनने के लिए ना ट्राई करें, क्योंकि टीचर जो होता है उससे उसके पास क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, उसके पास उसको धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है और मेरी क्या विशेषताएं हैं, और उसके बेस के ऊपर आप जाइए और इस फील्ड को करिए। तो बीए करने के बाद आपके पास कैरियर स्कोप बहुत ज्यादा है, उसको समझने की कोशिश करिए और उस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो ये आपको जो है एक अच्छा फ्यूचर प्रदान करेगी। इसके बाद क्या हो सकता है, एक चीज और यहाँ पे आपको बताता चलूं, जैसे भी हमने कंप्यूटर से रिलेटेड बात की, तो एक तो कंप्यूटर की कोर कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही थी, लेकिन साथ में आप क्या कर सकते हो, आजकल एक नई फील्ड आई है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, तो ये स्पेसिफिकली आप इसको भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अगर एमबीए नहीं भी है एक बार को, तो भी ये चूंकि ऑनलाइन चीजें हैं ये सारी, इसके बेस के ऊपर भी आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं, और वो आपका कैरियर ओरिएंटेड भी होगा। और इसके लिए कंपनियां जो है आजकल एक अच्छी सैलरी पैकेज के ऊपर भी बंदों को हायर करती हैं, अगर वो स्किल्ड हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये आपका एक एज ए करियर ऑप्शन हो सकता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है ये कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारे जो कोर टेक्नोलॉजी क्षेत्र हैं जिनकी हमने बात की थी दूसरे वीडियो में, जिसको आप देख लेंगे, इसी चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो वो डिजिटल मार्केटिंग उसके अंदर मैंने नहीं उसके बारे में बताया है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का भी आप कोर्स कर सकते हो और इसके अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये जो कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और बीए के बाद अगर आपको डायरेक्ट लगता है कि मुझे अभी जॉब की जरूरत है, पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार, या फाइनेंशियल आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, या अपने लेवल पे आप खड़े होना चाहते हैं अपने पैरों पे, तो उसके लिए आपके पास सीधे ये ऑप्शन है कि बीए करिए, और बीए के साथ साथ आप उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, पत्रकारिता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप एम मास कॉम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके पास जो अदर ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर के, तो वो भी आप यहाँ पे सीधे कर सकते हैं इसके बाद। जबकि अगर आपको नेट जेआरएफ या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप बीए के बाद तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आपको नेट जेआरएफ या पीएचडी करना है तो उसके लिए आपको एमए करना जरूरी है विद 55%। कुछ आपको अगर छूट है के अंतर्गत आते हैं तो 50% तक इसके अंदर छूट भी मिल जाती है जो आरक्षण के क्षेत्र में। तो इस तरह से कुछ आप अपना कैरियर को शेप दे सकते हो बीए करने के बाद, एंड बीए इज नॉट लिमिटिंग योर कैरियर। यहाँ पे ये भी एक चीज समझने की बात है कि अगर हमने किया, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि कभी भी जब भी आप अपनी एजुकेशन को लीजिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन, 3 साल या 4 साल जिसको हम कहते हैं, अगर बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो 4 साल का होता है, कुछ कोर्सेज में 5 साल का भी होता है, तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपकी, ये रेगुलर होने चाहिए, यानी ये पत्राचार से मत करिए, कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सके इसको आप हमेशा रेगुलर रखने की कोशिश करें।
इसको प्राइवेट या पत्राचार से ना देने की कोशिश करते हुए इनको रेगुलर करिए, जिससे कि आपको जो कंपनीज हैं वो आपको आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो उसकी योग्यता है उसके ऊपर आप पूरे कंप्लीट खरे उतरे। और यहाँ पे क्या होता है, रिस्क भी होता है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका जिनका एफिलेशन नहीं होता, यानी कि जो संबंधित नहीं होती, जो जिसी से अप्रूव नहीं होती प्रॉपरली, उन पे भी रोक लग जाती है। तो उन सब चीज़ों से भी आप बचे रहेंगे अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो, यानी पत्राचार से ना करते हैं। देखिए इसका समझने का रीज़न है कि ऐसा आप कह सकते हो कि डीईसी से जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ या जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होती है या पत्राचार से संबंधित जो एजुकेशन होती है उसको कंपनीज क्यों नहीं लेती, ये एक अलग डिस्कशन का विषय है। लेकिन आपको मैं संबंध में बता दूं कि एक नॉर्मल ह्यूमन थॉट प्रोसेस है या जो उसका एक प्रोस्पेक्ट परिप्रेक्ष्य है वो क्या है कि जो बच्चा 3 साल जिसने कॉलेज में जाके 8 घंटे पढ़ाई की है या 6 घंटे उसने वहां पे पढ़ाई की है, उसने कंटेंट को अच्छे से समझा होगा, उसने अच्छे से पढ़ा होगा और उसको उसका ज्ञान होगा। उसके अलावा वो जो है 9 घंटे कंपनी में आसानी से बैठ के काम भी कर सकता है। ये कुछ परिप्रेक्ष्य होते हैं जिसके संदर्भ में इसको लिया जाता है। इसके विषय पे कभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इसको दूर किया जाना चाहिए। जैसे कि डेक का ऑलरेडी आ चुका है, यूजीसी का भी स्टेटमेंट आया है कि जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको इक्वल समझा जाए जो आपकी रेगुलर एजुकेशन है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने एमए डिस्टेंस से किया है तो आप नेट जेआरएफ के लिए सिर्फ इग्नू, जो आपकी यूनिवर्सिटी है इग्नू, सिर्फ इग्नू को ही मान्यता देते हैं आपके नेट के लिए एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे अभी तक ये समझ लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी चेंज हो जाए, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर इग्नू को ही पत्राचार से अप्रूव यूनिवर्सिटी है आपकी नेट और जेआरएफ के लिए। जो पहले के सर्टिफिकेशन थे उनके अनुसार भविष्य में नोटिफिकेशन चेंज होता है तो वो हम हो सकता है उसके बारे में फिर आपको आगे अपडेट देंगे। तो यहाँ पे आप समझिए बीए के बाद कितने सारे करियर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और अपने क्षमता को पहचानें और उसके क्षेत्र के अंदर अपना करियर को आप बनाएं। इस वीडियो में इतना ही डिटेल। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड बीए करने के बाद क्या आप करियर बना सकते हैं वो आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं आगे किसी एक और वीडियो में।